शुभजीत रेडी। नमस्कार, मैं हूं शुभजीत और आप देख रहे हैं दार्जिलिंग डीएसटीवी। दार्जिलिंग डीएसटीवी का नई दिल्ली स्टूडियो से आपका सबका स्वागत है और मेरे साथ है दार्जिलिंग डीएसटीवी का मैनेजिंग एडिटर मिलन छेत्री जी और हमारे साथ है नई दिल्ली से नई दिल्ली ब्यूरो चीफ मीनाक्षी भट्टाचार्य। और आप लोग देख रहे हैं आज पूरे दिन भर दार्जिलिंग का एक गोरखा मूवमेंट दिल्ली में चल रहा था और इसका क्या आउटपुट है, क्या दार्जिलिंग का गोरखा आउटपुट, जो आंदोलन का जो आउटपुट है, वो जो गोरखा का जो मूवमेंट है, ये क्या सीमित हो गया? आज एक प्रश्न दार्जिलिंग का ये दिल्ली में गूंज रहा है। क्या हुआ गोरखा आंदोलन का? क्या हुआ कि जहां पर 100 लोग दिल्ली में एक समय आंदोलन में जुड़ गए थे, मूवमेंट हो रहा था, आज कुछ ही चंद लोग में रह गया। क्या है, क्या हो गया दिल्ली में जो मूवमेंट का क्या हो गया? मैं यही चर्चा में आज दिन भर चल रहा था और यही आज स्टूडियो में हम भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मिलन जी है। मिलन जी, एक छोटे सा सवाल, गोरखा आंदोलन का क्या हुआ? आज का यही रहेगा कि 15 लोगों का एक मूवमेंट है? देखिए शुभजीत, आपने जो कहा, सबसे पहले तो मैं आपको और मेरा मीनाक्षी दीदी को, हमारा दिल्ली का ब्यूरो है और आप कोलकाता से भी बिलोंग करते हैं, इस सेशन से, विंटर सेशन चलने के बाद जब हमारा सारे ब्यूरोस दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं, साथ भी मैं भी हूँ, एक खुशी का माहौल क्रिएट हुआ हमारे चैनल के लिए। क्यों? देखो दीदी, आप तो देखो दिल्ली में बहुत काफ़ी साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, करीबन 30-35 साल हो गया, 33 साल के आसपास होंगे मीनाक्षी जी, 35 साल हो गया। और शुभजीत, तुम दिल्ली में नहीं हो तो कलकत्ता से भी तुम काफ़ी साल से पत्रकारिता कर रहे हो। तो बात ये रहा है, गोरखालैंड का मूवमेंट जो बात हुआ, ये इमोशनल अटैचमेंट है गोरखा कम्युनिटी का। ये इमोशनल अटैचमेंट ऐसे इमोशनल अटैचमेंट है, कोई एक छोटी बच्चे से एक बुजुर्ग भी सिंपल से सिंपल गोरखालैंड की आवाज बुलंद करे, आवाज उठाए, तो उस आवाज का पीछे हर गोरखे का सपना जो खोजते रहते थे, इन लोग तलाशी में रहते थे, हर सपनों में इन लोग तलाश रहते हैं, सपने का तलाश रहते हैं इन लोग, एक सही डेस्टिनेशन उन लोग को, जो अपना जो है सेपरेट स्टेट का एक सपना देखते हैं उन लोग, वो नाम जो भी हो, गोरखालैंड भी हो और जो भी हो। लेकिन वो कहीं ना कहीं यहाँ जाके कुछ इधर उधर हो चुके हैं, क्योंकि किसी ने डेवलपमेंट की तरफ से भटक रहा है, किसी ने अपना सेपरेट स्टेट की डिमांड की तरफ भटक रहा है। लेकिन आखिर ये जो है ना, अभी इकट्ठा नहीं है शुभजीत, ये आपको मानना ही पड़ेगा। और इससे भी अच्छा बेहतर तो हमारा मीनाक्षी दी दिल्ली में काफ़ी साल मेरा कॉलीग भी रहा, उनको भी मालूम है। मीनाक्षी दी को आप पूछ सकते हैं, मीनाक्षी दी भी बोल सकता है, मीनाक्षी दी भी मुझे पूछ सकता है। जो मीनाक्षी जी को जो एक्सपीरियंस है, उन्हें नॉर्थ ब्लॉक से बोलो, साउथ ब्लॉक से बोलो और पार्लियामेंट बोलो, ये गलियार में हमारा साथ ही चला रहा इतना साल, लेकिन उनके भी एक्सपीरियंस काफ़ी है। लेकिन उन्हें भला ही दार्जिलिंग में नहीं बैठते हैं, दार्जिलिंग के बारे में उनको उनका लैंग्वेज मालूम नहीं है, लेकिन उनका जो न्यूज की सब कुछ सेंस है उनके बड़े अच्छे से मालूम है। मीनाक्षी जी आप भी बोल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत दिल्ली के गलियार में दीदी का बहुत दिन से आना जाना। दीदी आपने भी देखा, 15 आदमी आज जंतर मंतर में दिन भर धरना दे रहा था। हम यही मिलन जी से बोलना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि मिलन जी, आज के तारीख में गोरखा लोग कहाँ है? इतने सालों से जो गोरखालैंड की बात चल रही थी, गोरखालैंड के नाम पे इलेक्शन लड़ा गया, विधायकी इलेक्शन लड़ा गया, संसदीय इलेक्शन लड़ा गया, भाजपा ने भी राज किया, गोरखा के नाम पे, खुखरी के नाम पे कांग्रेस में चले गए जो पुराने बंदे, बूटा सिंह जिसे शुरू हुआ, अपने 88 की बात कर रहा है, 90 की बात कर रहा है। हाँ, वो बात जसवंत सिंह जी रहे, सुरेंद्र आलूवालिया जी रहे जो कि केंद्र में मंत्री रहे। लेकिन गोरखा लोगों के लिए, उस तबके के लोगों के लिए क्या हुआ, क्या पाया उन्होंने? देखिए मीनाक्षी जी, आपने जो सवाल रखा ये सवाल सही है। आखिर क्या मिला? देखो अभी जो आलूवालिया जी जब पहले बार बीजेपी के साथ मंत्री बना था, उन्हें स्टेट मिनिस्टर भी था, लेकिन उन्हें जो औहदा किया था वह उनके पार्टी ने जो औहदा किया था, बीजेपी एक बहुत बड़ा मिशनरीज पार्टी है, एक सबमरीन का तरह। वो सबमरीन से वो जो एक एमपी होता है ना दार्जिलिंग का, उन लोग एक पार्ट्स, सिर्फ छोटी सी एक पार्ट्स है, एक सबमरीन से एक पार्ट्स ना अलग करने से सबमरीन शायद अचल नहीं होंगे, लेकिन सबमरीन चलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पार्ट्स की वजह से सबमरीन का हैम्पर हो सकता है, लेकिन ये नहीं है वो पार्ट्स नहीं हो तो सबमरीन नहीं चलेगा। लेकिन क्या है,
शायद कहीं ना कहीं इन लोग का जो है सिस्टम्स, देखो अभी पहाड़ में काफी साल, आपने पहले से आ जाओ मीनाक्षी जी, आपने देखो, आपने जब 88 में अकॉर्ड साइन हुआ था, मतलब जो अपने डीजीएससी का जी बिल्कुल, गोरखा हिल काउंसिल का जो घिशिंग साहब का टाइम पे, साहब को दिया गया, तो उस टाइम पे हमारा राजीव गांधी जी का सरकार था, आपको भी मालूम है। राजीव गांधी जी ही एक ऐसा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के एफिलिएशन के लिए नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है। राजीव गांधी जी ने ही पहले सपना दिखाया गोरखालैंड के लिए और बोला है कि गोरखा ही बताएंगे कि दार्जिलिंग में क्या क्या अपबीट करनी है, मतलब क्या आप फ्रंट लाना हुआ है गोरखा के लिए, कैसे वो नीचे तबके के लोग सेम मेन स्ट्रीम में आके मिलेंगे। देखिए ये बहुत बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। ये चीज में बहुत कुछ पीछे पलट कर देखने से ना, कुछ ऐसे चेहरा व ऐसे सूरतें, ऐसे शक्लें, ऐसा कुछ याद आ जाते हैं। हम पत्रकारिता की आसपास तब उस वक्त में 23 ईयर्स का कि 22 ईयर्स का होंगे, मैं आज 55 साल के हो चुके हैं। तो तब हम दिल्ली में तब शुरुआत किया था जर्नलिज्म, एकदम बच्चा उम्र से, एकदम छोटी बच्चा से आया था। उस वक्त उतना मेरा पास गहराई नहीं था जो आज जितना है। राजीव जी ने उस वक्त क्लियर कट बोल दिया था, और जब डीजेसी का अकॉर्ड साइन हुआ था उस टाइम पे घिशिंग साहब लोग भी एक प्रश्न मेंशन कर दिया था, ड्रॉप द गोरखालैंड डिमांड। घिशिंग साहब को कैसे मैनेज किया था कांग्रेस गवर्नमेंट, तदानीन कांग्रेस गवर्नमेंट, वो कांग्रेस का निजी मामला है, और घिशिंग साहब ने कैसे अंडरस्टूड हुआ था वो घिशिंग साहब का निजी मामला था, घिशिंग साहब का पार्टी का मुद्दा था। लेकिन ये बात आप कभी ना भूल सकते हैं, कभी भूलना मत। आज भी पहाड़ में जो भी सेटलमेंट हुआ 88 से 2011 तक, सारे के सारे कांग्रेस का टाइम में हुआ, और लेफ्ट गवर्नमेंट ही बंगाल की सत्ता पे था। ये मानते हैं तो आप मीनाक्षी जी बिल्कुल। कैसे देखो, आपने 88 में जब कांग्रेस था उस टाइम पे एक डीजेसी सेटलमेंट हुआ, कुछ साले आराम से बैठ गया था, कुछ ऐसा गोरखालैंड हल्ला फल्ला नहीं, बीच पे एक लैंग्वेज लेकर भाषा आंदोलन हुआ था, वो भी 92 का आसपास वो भी सॉल्व हो गया था, वो भी कांग्रेस का टाइम में सॉल्व हुआ था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने मान्यता दिया था जी लैंग्वेज का जो मुद्दा में। लेकिन देखिए उसके बाद आइए 2005 की एंड आवर में, जब 6 शेड्यूल बिल बंगाल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था अमेंड करके, मतलब एकदम बिल पारित करके असेंबली से पास करा के दिल्ली पार्लियामेंट में भेजा था, पार्लियामेंट ने उसको नकारा नहीं, वो भी सही ढंग से पास हो गया था। शुभजीत आपने ध्यान से सुन लीजिएगा, वो भी पास हो गया था। उसके बाद राज्यसभा में गया, वो भी पास हुआ। उसके बाद रेक्टिफाई कमेटी में जब गया, कुछ कंपनी ने उस रेक्टिफाई में कुछ क्लॉज आया, आज भी वो बिल वैसे के वैसे ही फ्रोजन रूम में पड़ा हुआ है। उसके बाद वो जब 6 शेड्यूल का बिल मतलब आया, उसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या है नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी ने उसको लेकर आंदोलन शुरुआत किया। उस टाइम पे घिशिंग का पॉलिटिकली करियर ही डाउनफॉल हो गया था। उसके बाद उनको पहाड़ छोड़ना पड़ा जब बिमल जी का राइज हुआ था, बिमल गुरुंग जी का। बिमल जी ने 4 साल करीबन बहुत ताकतदार आंदोलन किया था गोरखालैंड का नाम से। जी जी बिल्कुल। लेकिन इस बिमल जी को भी क्या मिला? वो बिमल जी को भी तो देखो, आपने 2-4 साल 2007 से जब 2011 तक आंदोलन किया, आके तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही बैठ के बात करके झुक के हो, जो भी हो, झुकना मतलब किस तरह का शब्द होता है शुभजीत, वो अलग बात है। लेकिन बातचीत के माध्यम से गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जो जीटीए का सेटअप, तब पी चिदम्बरम साहब था सेंट्रल का होम मिनिस्टर। उसके बाद सुशील कुमार शिंदे जब अकॉर्ड साइन होते तो सुशील कुमार शिंदे साहब था अपना, ये अकॉर्ड साइन के टाइम में हमारा पी चिदम्बरम साहब था। और जब इसका जब वोट टेकिंग के टाइम में दार्जिलिंग महल पे हुआ था, वो था सुशील कुमार शिंदे साहब, वो भी तो कांग्रेस का टाइम में हुआ। लेकिन आखिर बीजेपी को, गवर्नमेंट को देखो, बिमल जी को एक चीज मानना पड़ेगा, वो 2007 से आंदोलन स्टार्ट किया, उसको कोई ना कोई चीज उपलब्ध करा रहा है, इंटीरियम ऑटोनोमस बॉडी उपलब्ध करा रहा है, वो कांग्रेस गवर्नमेंट कर रहा है। और 2009 की लोकसभा चुनाव में वो जसवंत सिंह को बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, बात कहा रहा। लेकिन उस वक्त लेफ्ट गवर्नमेंट के अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थे,
और ये बात मानना पड़ेगा, आज विमल जी भी बोले और ना बोले, जे लेफ्ट गवर्नमेंट ने विमल जी का साथ अंडरस्टैंडिंग था, व्हेयरएज विमल जी ने अपना बीजेपी को पार्टी को लोकसभा चुनाव में समर्थन दे रहा है, दिया था। और उस वक्त लेफ्ट गवर्नमेंट भी पीछे से बोल रहा है कि आप जीटीए ले लो, ये सेटलमेंट करो, बाद में देखा जाएगा। जीटीए को आ गया। अब मीनाक्षी जी अभी बोलो जो तो क्या बोलना चाहते। बिमल गुरुंग जी ने तो बीजेपी को खाली केवल सपोर्ट ही नहीं दिया था, दिल्ली में बीजेपी ने उनको, भाजपा ने उनको मकान लेके दिया था, उनका पूरा खर्चा भी भाजपा ने उठाया। कब दिया था वो तो हमको मालूम नहीं। मीनाक्षी जी आप दिल्ली में रहते। एक बात मिलन था, तो आप तो पार्लियामेंट जाते हैं, आपको क्या लगता है अगर बिमल जी खुद का पार्टी का खुद का लोगों से एक एमपी भेजता, बीजेपी हो तो कोई भी हो खुद का लोगों से, जैसा घिसिंग जी ने किया था, बिल्कुल एक ही अच्छा होता नहीं होता? अच्छा होता, यही अच्छा होता ना। घिसिंग जी ने क्या किया था? घिसिंग जी ने बूटा सिंह को भेजा था, बूटा सिंह को भेजा था, जो अपना लोगों से भेजा बिमल जी था, ने नहीं किया, अपना झंडा से भेजा था। तो वो कितना बड़ा डिजास्टर हुआ। ये तो एक डिजास्टर मान रहा था दीदी। बिल्कुल आपका सही, आपका कहना सही है शुभजीत। क्योंकि पहाड़ का आवाज अगर खुद का लोगों से आता तो पहाड़ का आवाज डायरेक्टली पहुंच जाता, लोगों से ही पहुंच जाता। देखो शुभजीत, आपने जो बात कर रहा है, ये बात अपने शायद कहीं ना कहीं कुछ एक दूरी की वजह से हो रहा है ये बात। देखो पहाड़ में ऐसे कुछ फिगर, पॉलिटिकल फिगर होना चाहिए पार्लियामेंट में। हम लोग पार्लियामेंट में जब जाते थे, हम लोग देखते थे, आज भी देखते हैं, हर क्षेत्र से कुछ फिगर को चुनते हैं, जिस फिगर को बात आदमी पार्लियामेंट में दम से सुने। आज को पार्लियामेंट्री सेशन पे जो देख रहा है वो तो अलग बात है। अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया, हम लोग सेंट्रल हॉल में नहीं घुस पाता। मीनाक्षी जी भी मालूम है कि सेंट्रल हॉल भी हम लोग के लिए बंद हो चुका है। हम लोग का पार्लियामेंट पे गलियार पे जाने के लिए हम लोग को अभी रोटेशन फेस करना पड़ रहा है, लॉटरी फेस करना पड़ रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम जो है हम लोग फेस कर, वो अलग बात है। लेकिन क्या ना, आपने जो कहा 11 का जो सेटलमेंट हुआ, उसके बाद 2 साल आराम से बैठा पहाड़ डेवलपमेंट। विमल जी भी ममता जी को माँ बना लिया था। ममता जी तो स्विट्जरलैंड बना दिया था। हाँ ना, माँ बना दिया था ममता जी को। ममता जी को विमल जी ने माँ बना दिया था। चलो यही माँ का साथ बेटा का झगड़ा हो गया था 13 में। विमल जी ने फिर जीटीए से रिजाइन दिया था। कुछ दिन बाद झगड़ा मिट गया, फिर माँ बेटा का मिल हो गया था। बोला जब माँ बेटा का झगड़ा होते रहते, 13 में फिर विमल जी जीटीए का सत्ता में आ गया। फिर 2013 से आके 2017 की तक, जब 2016 का जो विधानसभा चुनाव की बात, 14 को भी आलूले साहब को उन लोग जिताया। अरे भाई, तुम 14 में जब बीजेपी को जिता रहा है आलूले को, तुम 16 को विधानसभा में तुम अपना कैंडिडेट जिता रहा हो, उसके बाद 17 में आके तुम आंदोलन कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तुम जीटीए में जाना क्यों था? तुमको उसी वक्त से तुम जीटीए को इग्नोर करना था। लेकिन उनका भी सत्ता का कुछ लालच था शायद। ये बात शुभजीत अभी ध्यान से सुनो आपने। ये देखो 2017 का आंदोलन में विमल जी का टाइम में जो नुकसान भरपाई, जो लक्षण हुआ, वो आज भी पहाड़ भरपाई नहीं कर पाया। लेकिन वो विमल जी को पहाड़ छोड़ना पड़ा करीबन 3 साल का आसपास। 2020 की अक्टूबर महीना के आसपास उन्हें कलकत्ता में आके लौटा मीनाक्षी। बिल्कुल। तो तब किसके पास शरण लेना पड़ा उसको? वही तो बंगाल गवर्नमेंट है। लेकिन दार्जिलिंग पहाड़ में घिसिंग साहब ने एक चीज अच्छा समझाता था, बहुत पॉलिटिक्स अच्छे समझते थे। क्यों? गवर्नमेंट को लिया जो बिना, कोई ऑटोनोमस बॉडी गवर्नमेंट से बड़ा नहीं हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट से ऑटोनोमस बॉडी बड़ा नहीं हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। स्टेट माउंटेन एवरेस्ट है तो ऑटोनोमस उस स्टेट के अंदर में कंचनजंगा होगा, और सेंट्रल माउंटेन एवरेस्ट हो तो स्टेट कंचनजंगा होगा। माउंटेन एवरेस्ट से बड़ा ये नहीं हो सकता। आप उस चट्टान के साथ टक्कर लेने जाओगे तो आपको सोचना पड़ेगा आपका एबिलिटी क्या है। लेकिन पहाड़ का आंदोलन कहां से शुरू होता है? हम आपको बोलते हैं यहां से नहीं, दिमाग से नहीं, दिल से शुरू होता है। दिल से आंदोलन शुरू कर देता है, आवेश में आके, इमोशनली होके उन लोग रास्ता पे उतरते हैं, आंदोलन होता है, मारपीट होता है, थाना में ले जाता है, कोर्ट कचहरी होता है, जाके सेटलमेंट होके आंदोलन कहीं ना कहीं दब जाते हैं। मिलन जी, दब तो बाद में जाता है। पहले आप देखिए, पहाड़ में जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, जो पॉलिटिकल लीडर के अंदर क्लैश होता है, तो खुद का एक पार्टी बना लेता है। ये बहुत सारा पार्टी हो गया आज पहाड़ में। सुभाष के बेटा मनबीर तो अपना पार्टी को डिफेंड कर पा रहा है। हाँ, वो मैंने अपने आंखों से देखा कि चुनाव से पहले, बंगाल के जो असेंबली चुनाव था उससे पहले मैंने खुद देखा कि सुभाष का बेटा मन सिंह आके दिलीप घोष से मिले
गुलदस्ता दिए, गुफ्तगू हुई, लेकिन आखिर में निकले कुछ नहीं है। देखिए आपने जो कहा सही कहा। बीजेपी, देखिए बीजेपी को देना था तो बीजेपी पहले दे चुका था, बिल्कुल देते थे। लेकिन बीजेपी पहाड़ को क्या दे रहा है वो भी सोचना है। अभी बोल रहे हैं प्रेजेंट जो सांसद राजू बिष्ट के बारे में बिल्कुल बात आएगा। बिल्कुल आएगा। क्या क्या दिया उन्होंने, किन्हें क्या दिया, क्या एक दिया? राजू बिष्टो क्या दिएगा आप बात समझो। राजू बिष्टो एक बीजेपी के एक ऐसा एक सबमरीन है, उस सबमरीन के छोटे से एक पुर्जा है। वो एक पुर्जा मतलब एक मिशनरी ऐसे निकाल जाने से बीजेपी को कोई नुकसान, बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन शायद जहाज बंद नहीं होगा, सबमरीन बंद नहीं होगा। दूसरी बात है, देखिए ना, राजू बिष्ट भी क्यों, केवल आप जॉन बार्ला का भी सोचिए ना। जो जॉन बार्ला मंत्री बनने से पहले मालूम नहीं है कि किसके कहने पे वो आवाज उठाया था कि बंगाल अलग बनना चाहिए, सेपरेट स्टेट होना चाहिए। उसके बाद वो मंत्री बन गए, तो उसके बाद चुपचाप हो गया, आवाज दब गया। बीजेपी का जो अभी जो एमपी है, 2-3 एमपी है, एक जंगलमहल के बांकुड़ा के भी है, सौमित्रदा भी अलग से जंगलमहल स्टेट का डिमांड कर दिया था, मगर उनका अवस्था अभी कहीं घूम हो गया। जो देखो नॉर्थ बंगाल में 2 चीजें, एक ग्रेटर कुछ बिहार और कामतापुरी और एक गोरखालैंड। एक नॉर्थ बंगाल है जहाँ के मूल आबादी से 8 सांसद मिलते हैं, 54 एमएलए मिलते हैं, विधायक मिलते हैं। तो आप सोचो एक जगह से आपको तीनों स्टेट का डिमांड आ रहा है, तो गवर्नमेंट को जो स्टेट हो और सेंट्रल ही हो, उनको अपने बैलेंस मिला के क्या करना, क्या लॉलीपॉप देना है, और कौन नेता लॉलीपॉप खाएंगे नहीं खाएंगे। यहाँ पर ही तो पीपीएस का डिमांड आ रहा है दादा। देखिए पीपीएस का तो यही सवाल हो रहा है, और पीपीएस का अंदर भी स्टेट और सेंट्रल दोनों ही आपके पास सॉल्यूशन मांग रहा है। पीपीएस का लक्ष्य क्या होने वाला है? स्टेट आपसे पूछा है कि आप कैसे पीपीएस मांग रहे हो, सेंट्रल ने आपसे पूछा आप कैसे पीपीएस मांग रहे हो। सेंट्रल कभी पूछा नहीं। दूसरी बात शुभजीत का मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, सेंटर अपने आप से कुछ नहीं कर सकती इस मामले में बिना स्टेट का। सेंटर किसी भी मामले में दार्जिलिंग को लेके अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते। नहीं मीनाक्षी जी, कहीं ना कहीं आप भूल बोल रहा है, कहीं ना कहीं भूल हो रहा है मीनाक्षी जी। नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, वो आप कुछ मुद्दा पे सेंट्रल ने डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, पर कुछ करने के लिए उनको थ्रू स्टेट ही जाना पड़ेगा। मीनाक्षी आपको यकीन दिला दे, मैंने कुछ मुद्दा पे और कुछ सब्जेक्ट में स्टेट कंसर्न ऑब्वियसली जरूरत है, लेकिन आपने देखो यूनियन टेरिटोरी, सेपरेट स्टेट, ये दोनों इशू में सेंट्रल कांट आस्क फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, वो अपना मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन आपने सेंट्रल का जो बात बोला, सेंट्रल में जो बीजेपी सत्ताधारी, उन्हें छोटा स्टेट की सपक्ष में बहुत बुलंद आवाज किया था। उनके टाइम में झारखंड भी हुआ, छत्तीसगढ़ भी हुआ, कुछ राज्य तो बने उनके टाइम में, 3-4 राज्य बना। लेकिन ये जो डिमांड है, ये डिमांड को अभी बात ये आ रहा है, जो शुभजीत जो सवाल से पूछा था, उस सवाल से हम लोग बहुत दूर हट गया। जो आज गोरखालैंड एक्टिविस्ट लोग यहाँ पे धरना पे है, वहां पे आदमी कम है वो जगह पे। क्यों? कोई एक वक्त इस जंतर मंतर में जब धरना होते थे, तब डेमोन्स्ट्रेशन होते थे, तब बोलते थे दिल्ली जानते थे, हॉट दिल्लीवासी जानते थे और देशवासी जानते थे यहाँ पे गोरखा की उपस्थिति है। लेकिन आज सवाल आ रहा है, ऐसा नहीं है मिलन जी की गोरखा लोग दिल्ली में नहीं है, एक बहुत सारे जात में है, बड़ा तबके के लोग, गोरखा के लोग यहाँ पे है, जो कि सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, होटलों में काम कर रहा है, कुछ लोग ब्यूरोक्रेट्स भी है, आर्मी भी है, ऑफिस में है, हर जगह में है। बिल्कुल, लेकिन उनकी उपस्थिति नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? अपने काम के लिए और अपने कौम के लिए बात करने के लिए कोई नहीं आ पाते वहाँ पे। दीदी मैं क्या बोलूँ, आप तो पिछले हफ्ते के बाद देखो त्रिपुरा लैंड में एक मूवमेंट हुआ था, तो उन्होंने 600 लोग का परमिशन लिया था, 3000 लोग आ गए, 3000 लोग आ गए, राजा खुद हाजिर था वहां पर, और ऐसा बड़ा मूवमेंट हुआ कि बहुत सारा कांग्रेस से, शिवसेना से बहुत सारे एमपी चला आया, पीएम से भी उसका बुलावा चला आया। गोरखालैंड कहाँ है ये जगह पर? यहाँ पर सब वहां का जितना भी सेपरेट स्टेट मांग रहा है त्रिपुरा लैंड में 8 दल एकजुट हो गए। गोरखालैंड कहीं गुम हो गया। देखो शुभजीत, ये जो आपने सवाल अच्छा रखा, अपने 8 दल एक हो गया, लेकिन पहाड़ का डिवाइडेड एंड रूल जो पॉलिसी है ना, स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छा से खेलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अच्छे से खेलते हैं। पहाड़ में देखो, पहाड़ का लालच, देखो हर पॉलिटिकल पार्टी का सत्ता का लालच रहेंगी, वो बिना पॉलिटिकल का सत्ता से लालची से वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी को
सत्ता में बैठने के, कुर्सी में बैठने के एक ही इरादा रहते हैं। तो आप बोल रहे हो जेजीएम का सत्ता का लालच था? बिल्कुल है। आपका घिसिंग जी के भी सत्ता का लालच था बिना लालची से उन लोग कहाँ से आ गए? और अभी भी जो चल रहा है जीटीए में जब भी है अनित थापा जी है, अनिता अभी जीटीए में नहीं, अभी स्टेट गवर्नमेंट अनिता को चला रहा जो है। भी है सबका सत्ता का लालच था। देखो, सत्ता बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी को एम नहीं हो सकता है। लास्ट गोल सत्ता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का लास्ट गोल सत्ता तो है। पीपीएस का भी लक्ष्य सत्ता का लालच। देखो, पीपीएस तो बीजेपी का जो ब्लाइंडर है, पीपीएस जो बोल के बीजेपी कभी बोला, जो पीपीएस बोलने से हम यूटी दे रहा है, यूनियन टेरिटरी दे रहा है, गोरखालैंड दे रहा है, सेपरेट स्टेट दे रहा है, ऑटोनोमस बॉडी दे रहा है। बीजेपी ऐसे एक डिप्लोमेट शब्द प्रयोग कर दिया जिसमें पहाड़ को नेता लोग को पानी पिला दिया। पहाड़ के नेता लोग उस शब्दों से आके डूब गया, उस पानी में डूब गया, क्योंकि पीपीएस ऐसे एक शब्द है। पीपीएस परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन, व्हाट इज द परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन? बट स्टेट गवर्नमेंट भी वही प्रपोज कर रहा है अभी रिसेंटली। मुख्यमंत्री जी ने भी तो मुख्यमंत्री जी ने विजिट बोला किया था कार्सियन, तो उन्होंने भी यही बोला था कि चलो तुम लोग पीपीएस का आप प्रपोज भी दो, बताओ कि क्या पीपीएस क्या है, क्या सोल्यूशन। लेकिन एक बात सुनो, उन्हें भी ममता बनर्जी एक चीज स्पष्ट कर दिया, मेरे पास ना यूनियन टेरिटरी है ना स्टेट देने का क्षमता है। वो छोड़ के पीपीएस बोलने से कुछ नया फिर इंटीरियर सेटअप ऑटोनोमस बॉडी, वो ऑटोनोमस बॉडी हो तो ट्राइपार्टाइट मीटिंग का जरूरत है। बिकॉज दिल्ली में जब ट्राइपार्टाइट मीटिंग बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ महीना से शुरू किया, अगस्त में हुआ फर्स्ट ट्राइपार्टाइट मीटिंग, सेकंड हुआ अपना अक्टूबर महीना में, थर्ड कब होगा वो पता नहीं, इस महीने के 12 तारीख, नवंबर में 12 तारीख होने वाला था। राजू जी ने खुद, मीनाक्षी जी उस दिन आप भी था, मैं भी था नॉर्थ ब्लॉक में। तो अभी बीजेपी को तैयार करना है, बीजेपी को अपना दार्जिलिंग से, देखो बीजेपी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी को तो 3 एमएलए और 1 एमपी के लिए बीजेपी तरफते नहीं, क्यों बीजेपी इतना तो खेल लिया, बस जान लिया, जो उन लोग सत्ता में 2-2 टर्म बैठ गया। और वाजपेयी के टाइम में बीजेपी फुल प्रेजेंटली 3 टाइम्स गवर्नमेंट में है, और एक बार आया था वाजपेयी गवर्नमेंट, खूब शॉर्ट पीरियड में गिर गया था। लेकिन बीजेपी ने दार्जिलिंग का पॉलिटिकल पार्टी को पल्स पकड़ लिया। एक राजू बिष्टू को गलती दोगे, बा आलवले को गलती दोगे, बा कांग्रेस के दावा नरबला को गलती दोगे, बा आरबी राय को गलती दोगे, बा बूटा सिंह को गलती दोगे, गलती ठहरोगे, भूल होगा। क्यों भूल होगा? इन लोग का पार्टी का जो स्टैंड है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सत्ता में रहते, वो पार्टी स्टैंड से बाहर नहीं जा सकते। दीदी और एक बात, अगर हाँ आपने सही कहा, आपने देखा तो पार्टी स्टैंड से बाहर नहीं। आज देखो, हाँ बोलो। मैं तो बीजेपी तो अब सिक्योरिटी लेकर के बहुत कंसर्न है। बांग्लादेश का बॉर्डर है, चीन का बॉर्डर है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी गोरखालैंड के साथ जुड़ता है। तो बीजेपी का क्या स्टैंड, आपको क्या लगता है कि बीजेपी का स्टैंड है सिक्योरिटी थ्रेट कोई क्रिएट करेगा? आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला अभी, क्योंकि इसीलिए उन्होंने बीजेपी ने अमित शाह को जो अपना जिम्मेदारी थामा है, और अमित शाह ने भी वही नॉर्थ बंगाल और बॉर्डर के लोगों को लिया है एज ए मंत्री। तो थ्रेट कुछ होने वाला नहीं है फिलहाल। देखो बीजेपी का तो थ्रेट का कैसे हुआ, देखो मिलन जी, और एक बात, हाँ जी, सिक्योरिटी थ्रेट अगर नहीं है, और एक बात दिल्ली के गलियारे में गूंज रहे हैं, मैं कई दिन आकर मैंने तो पकड़ लिया हो कि दार्जिलिंग को, सेपरेट स्टेट को, जो आपका मूवमेंट है, ये आप मार्च करना चाहते हो सिक्किम के साथ। सिक्किम को लौटा दो, सिक्किम का ही जगह था, सिक्किम का ही ब्रिटिश लोगों ने लिया था, आप सिक्किम के पास लौटा दो, सिक्किम के साथ मार्च करवा दो। ऐसा एक मूवमेंट यहाँ पर इसका गलियारे में आवाज गूंज रहा है। बहुत बड़ा कंफ्यूज है। ऐसा होगा भी नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा होगा भी नहीं। ऐसा होगा नहीं हो सकता। नहीं दीदी, सिक्किम हो सकता है इंडिया में मार्च करते इसके साथ, मेन स्ट्रीम के साथ, लेकिन अभी तो सिक्किम मेन स्ट्रीम में है। हाँ, लेकिन दार्जिलिंग सिक्किम के पास नहीं देगा। देखिए कोई आज पहाड़ में है जैसे देखिए मीनाक्षी जी, आपने जो सही कहा, सिक्किम तो इंडिया से मार्च हो गया और वो हमारा मेन स्ट्रीम में ही है। वो हमारा तिरंगा, हमारा एंथम को उन्हें सैल्यूट करते हैं। सिक्किम हमारा हिंदुस्तानी बिरादरी है, तो इसमें कोई शौक नहीं है। लेकिन सिक्किम में आबादी कम है और दार्जिलिंग में आबादी ज्यादा है। और सिक्किम कभी नहीं चाहेगा दार्जिलिंग को अपना बनाने के लिए। क्यों? वो है अपना प्रॉपर्टी, सिक्किम का अपना प्रॉपर्टी, सबको जन मालूम है। सिक्किम दार्जिलिंग का ही है, दार्जिलिंग सिक्किम का ही है। एक दूसरे के ये जो नॉर्म होता है और मांस होता है एक ही बराबर, एक साथ, ये छोड़ के बिना नहीं चल सकते। लेकिन भाषा भी एक है। लेकिन सिक्किमीज कभी बोलते नहीं, उन लोग गोरखा नहीं बोलते, उन लोग नेपाली बोलते। सिक्किमीज बोलते हम लोग नेपाली है, और इधर का रेस्ट ऑफ नेपाली लैंग्विस्टिक पीपल जितना है वो बोलता है हम लोग गोरखा है। पहाड़ में दो ही समस्या है, एक गोरखालैंड का समस्या है और भारतीय गोरखा का समस्या है। ये डिफाइन करना सबसे पहले तो डिफाइन करना बीजेपी गवर्नमेंट को, जो क्या है। हम पीपीएस तो बोल दिया, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है जो पीपीएस क्या है।
वो बोल रहा है जो पहाड़ के जो मांग है उस मांग को हम पीपीएस के तरफ देख रहे हैं, लेकिन कोई बीजेपी का लीडर आज तक भी एक शब्दों से बोला जो पीपीएस ये है, आज तक बोला मीनाक्षी दी? आप पार्लियामेंट में सुना राजू जी ने कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में ये तो इस हफ्ते में ही तो आवाज उठाया था, जो बोल रहा था जो जीटीए चुनाव की नहीं होना चाहिए, हैन तैन ऐसे ऐसे तोड़ देना चाहिए, हाँ तोड़ नहीं देना। होना आखिर चाहिए। भाई जीटीए तोड़े तो उसके ऑल्टरनेटिव क्या व्यवस्था है? तुम व्यवस्था तो पहले तैयार करो, पहले व्यवस्था तो तैयार करो। विदाउट व्यवस्था से तुम कैसे तोड़ने चाहते हैं? मतलब बीजेपी ऐसा स्टैंड पॉलिसी ले रहा है, हम सर पर भी मारेंगे, लाठी भी बचाएंगे। लेकिन इस वक्त डिजिटल जमाना आ गया, अभी पहले से बहुत तेज चलते रफ्तार। पहले मीडिया इतना सैंक्रो नहीं था, एक्टिव नहीं था। शुभजीत आपने जो कहा सही कहा, लेकिन सिक्किम जो इशू है, कुछ दार्जिलिंग के ऐसा भी रीजनल पार्टी है, उन लोग सपना देखते हैं दार्जिलिंग को सिक्किम ले ले, सिक्किम का साथ मार्च हो, शायद सेंट्रल गवर्नमेंट में इस पे सहमत जाना है उन लोग का दावी। लेकिन आखिर दार्जिलिंग का जो आम आदमी है उनके चाहना से सेपरेट स्टेट उन लोग को बहुत सब, लेकिन देखो स्टेट फॉरवर्ड है। बंगाल में विगत लेफ्ट गवर्नमेंट जो था, दार्जिलिंग के ऊपर में जितना नेग्लेंसी था वो अभी हटके बहुत आया है। ममता बनर्जी का 2 टर्म 3 टर्म्स का गवर्नमेंट है। जब 2011 से ममता बनर्जी का गवर्नमेंट है, उन्हें दार्जिलिंग के लिए क्या नहीं किया? दार्जिलिंग के लिए हर जनजाति के लिए डेवलपमेंट बोर्ड बना दिया, पैसा दिया, रुपया दिया। दार्जिलिंग का आदमी लूट खाया मार खाया तो अलग बात है। जब भी ऑडिट के बात आता है तब भी पहाड़ अशांत हो जाता है। देखिए ऑडिट देखो, वो तो दार्जिलिंग के लोगों के लिए गलती है ना भाई, ना कि सरकार की गलती। सरकार ने तो आपको दिया, आपको आपके परिवार के मुखिया ने आपको पैसा दे दिया कि आप घर चलाओ, लेकिन आप उस पैसे का कैसे इस्तेमाल करते हो, अपने परिवार को किस तरह से रखते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर अब हिसाब नहीं मांग सकते। ये तो घिसिंग साहब का टाइम में भी होते थे, घिसिंग साहब का टाइम में भी होते थे। ज्योति बसु जब आते थे, कभी कभार ज्योति बसु के साथ मैचिंग नहीं होता था, घिसिंग साहब नीचे चला जाता था, ज्योति बसु पार भ्रमण में आते थे। यही पर एक मुद्दा बहुत बड़ा चीज आता है। जब तक फंडिंग था तब यहाँ पर गोरखा लोग आकर आंदोलन करते थे, 3-4 दिन में प्रोग्राम होता था, खाना पीना होता था, बहुत सारा गोरखा लोग आते थे। आज फंडिंग नहीं है या गवर्नमेंट ज्यादा वहाँ पर देख रख कर रहे कि फंडिंग कहाँ जा रहा है, इसलिए क्या यहाँ पर लोग नहीं है। हम ऐसे इस तरीके से नहीं सोचते मतलब शुभजीत देखो ऐसा है ना, आज था संडे, शायद इन लोग को कुछ भीड़ घट्टा नहीं हुआ। उम्मीदें है इन लोग के साथ गोरखालैंड का डिमांड जो सेपरेट स्टेट का डिमांड इन लोग करते हैं, करने दो, देना तो गवर्नमेंट को। हम आप चिचा के टॉक शो में बैठ के डिस्कशन करने से कुछ भी फायदा नहीं। ऐसे पहाड़ का बहुत सारे नेता है जो बोलते हैं, एक दूसरे के खिंचते रहते, टानते रहते, टांग टानते रहते, उसके वजह से नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। अरे भाई तुम बोलते रहा ना, तुमको बोलने से क्या मिलेगा? हम बोलने से, हम चैनल में बोलने से हमको गोरखालैंड मिल जाएगा? देना तो भाई सेंट्रल को और स्टेट को सहमति कहीं ना कहीं बनना है। लेकिन सुषमा स्वराज जी ने एक बात कहा था, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में आ जाए तब भी वो विरोध करेंगे गोरखालैंड की, कांग्रेस भी आ जाए वो भी विरोध करेंगे, सीपीआईएम भी रहेगा वो भी विरोध करेंगे, और तृणमूल कांग्रेस तो विरोध करेंगे ही। वो दिन आप भूला नहीं जब पार्लियामेंट में सुषमा स्वराज अपोजिशन ऑफ द लीडर था, शायद दीदी वो 2013 के आसपास जो 14 के चुनाव से पहले, जी बिल्कुल, आप भी था उस दिन। तो सुषमा स्वराज जी को हमने एक क्वेश्चन पूछा था, मैडम देखो प्रोटोकॉल में ऑपोजिशन के लीडर का जाने का पत्रकार करने बहुत आसान होता है, लेकिन होम मिनिस्टर हो प्रोटोकॉल का दीदी आपको तो मालूम है, हम लोग पार्लियामेंट में जब जाते हैं शुभजीत, तो कुछ डिस्टेंस से कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे अभी तो और भी प्रोटोकॉल बढ़ गया संसद में, जो हम लोग को सेंट्रल हॉल भी एकदम सील कर दिया गया, सील कर दिया गया, एक बिल्कुल सील। कोई पत्रकार, कोई एडिटर, मैनेजिंग एडिटर भी सेंट्रल हॉल में नहीं घुस सकता। और सेंट्रल रिश्ता में तो अब सेंट्रल हॉल नहीं है। नहीं वो छोड़ो ना, वो तो बात छोड़ो ना, वो छोड़ो ना, अच्छी तरह से जानते वो अलग बात है, वो नया बन रहा है, उसके बाद ही नहीं करना, अभी बिल्कुल ही नहीं करना। वो गवर्नमेंट पॉलिसी में है। हम देखो, हम भारतीय है, हमारा देश है, हमारा देश के तिरंगा की जो भी डिसीजन होते, वो कुर्सी में जो बैठते हैं वो हम लोग मानते हैं, लेकिन उसमें हम लोग को कोई कमेंट्स नहीं करना। लेकिन हाँ, कोई गलती हो तो उस जगह में पत्रकारिता के नतीजे से हम लोग जरूर सामने लेके आएंगे, गवर्नमेंट पॉलिसी में नहीं। और आप लोग बता रहे थे जीटीए तोड़ देने की एक बात चल रही थी, जीटीए तोड़ देने का क्या? जीटीए का इलेक्शन ममता दी ने बोला था, जीटीए का इलेक्शन हो 22 का फर्स्ट आवर में ही होना चाहिए था। हाँ,
लेकिन उस बात को राजू बिष्ट ने संसद में बोला कि जीटीए नहीं होना चाहिए, जीटीए का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, इस इलेक्शन की इस बात किया है। मीनाक्षी तो दी, अगर मिलंदा और एक बात, जीटीए के अंदर आज बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे काम लोग। करते हैं। इनका फ्यूचर क्या है? एक भी लोग परमानेंट नहीं है, सुन रहा था। देखो ये स्टेट गवर्नमेंट का इशू है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो दिया, परमानेंट करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है, सेंट्रल का काम नहीं है। सेंट्रल का बिल्कुल काम नहीं। सेंट्रल ने आज क्या बोल रहा है, राजू बिष्ट वहां का सांसद होके बोल रहा है जो जीटीए का चुनाव रद्द करना है। अरे भाई आपका हाथ में सब कुछ, तो आपका हाथ में। अब कोई अमेंडमेंट लेके आओ, वैसे बिल पास कर पारित करो, जो पहाड़ के लिए नया ऑटोनोमस बॉडी दो कि जो भी हो, वॉट एवर, यूटी हो, सेपरेट स्टेट हो, और आइदर अबला अपने जीटीए का तरफ से जीटीए जैसा हो, डीजेसी जैसा हो, शिक्षण जो भी हो दे दो। अरे भाई तुम ट्राइपार्टाइट मीटिंग कॉल कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? ट्राइपार्टाइट मीटिंग का मतलब क्या हो रहा है? तुम सेंट्रल गवर्नमेंट से जब तुम एक डिसीजन, सिंगल डिसीजन में कोई यूनियन टेरिटरी बन सकता है, स्टेट बन सकता है, तो इस जगह पे स्टेट को इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। आइदर जब स्टेट को उस वक्त जरूरत होता है ट्राइपार्टाइट मीटिंग में, जब नया कोई इंटीरियम ऑटोनोमस बॉडी सेटअप होगा, टाइप जैसा जीटीए है, सिर्फ यहाँ पे नहीं थी। ये बात बनते हैं ना आप, तो देखो पार्लियामेंट में हम लोग एक साथ करीब 30 साल से अधिक समय से हम लोग काम कर रहा है। लेकिन दीदी यहाँ के रहने वाले हैं दिल्ली में, लेकिन हम दार्जिलिंग से आते जाते मुसाफिर जैसे पत्रकारिता करके चला जाता है, फिर वहां पे जाके काम करते हैं। लेकिन वो नहीं, अभी हम लोग का डीएसटीवी दार्जिलिंग से दिल्ली का गलियार में घुसा। अभी नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में, सुबह तुमको भी मालूम है, मणिपुर में भी चल रहा है, आसाम में भी चल रहा है, सिक्किम में भी चल रहा है, बंगाल में तो चल रहा है। गोरखा का आवाज बुलंद कर रहा है। नहीं, गोरखा का आवाज नहीं, ये बोल सकते लैंग्विस्टिक, नेपाली लैंग्विस्टिक चैनल जो है अभी हर राज्य में चल रहे, 6 राज्यों में चल रहे। हमारा आप लोग का जो, हम लोग दिल्ली में भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया। हाँ, जो शुरू हो गया तो बोल सकता है, लेकिन गोरखा का आवाज नहीं, नेपाली भाषी का, नेपाली भाषी भारतीयों को हम लोग हमारा चैनल से आवाज को हम लोग उठाएंगे, लेकिन बुलंद नहीं करना। बुलंद दूसरा शब्द यूज होता है। मीनाक्षी जी, शुभजीत, आप ये चीज ध्यान से रखिएगा। आज आप बोलेंगे जो पहाड़ में क्या हो रहा है, पहाड़ में करप्शन है, ये है। देखो भाई, करप्शन कहाँ नहीं है, सही बात। हर जगह में करप्शन है, लेकिन करप्शन करो, लेकिन वो सामने करप्शन नहीं, हम वो नहीं बोलेंगे करप्शन करो, लेकिन वो पकड़ जाने नहीं चाहिए। चोरी करो, लेकिन चोरी पकड़ना नहीं चाहिए। लेकिन तुम करप्शन करोगे, वो करप्शन आगे आ जा रहा है, तो उसका चोरी का, वो करप्शन करके क्या फायदा हुआ? तुम्हारा तो दुर्नाम भी हो रहा है भाई। हम वो नहीं बोलेंगे तुम करप्शन करना चाहिए, हम नहीं बोलना चाहते हैं जो करप्शन करो, लेकिन हर आदमी बोल रहा है जो एलिगेशन है करप्शन हो रहा है, यहाँ पे आप भी बोलेंगे करप्शन हो रहा है, हमारा चैनल भी दिखाते करप्शन हो रहा है। लेकिन करप्शन आप कर रहा है तो आपका करप्शन क्यों आगे आ रहा है? ऐसा करप्शन मत करो, लेकिन जनता के हित के लिए भी कुछ करो। आप बिमल जी को देखो, बिमल जी ने कोई एक टाइम बोलते थे हम पहाड़ का सीएम है, आज उनकी हैसियत कहाँ आ गया? जो स्टेट लेवल का मिनिस्टर के साथ, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ मिलने के लिए, एमआईसी के साथ मिलने के लिए खुद बिमल गुरुंग को दिल्ली नहीं कोलकाता जाके हर मंत्री का घर में जाना पड़ रहा है। मीनाक्षी, वो बिमल गुरुंग बोलते खुद को सीएम। अरे उनका भी एक प्रोटोकॉल होता है। घिशिंग साहब को एक चीज अच्छा था, घिशिंग साहब जब सत्ता से गिर गया था, सत्ता में नहीं था, तब भी उन्हें एक अपना प्रिंसिपल और पॉलिटिकल जो वेट था उन्हें बहुत मेंटेन किया, ये मानना पड़ेगा। अभी अनित साहब का बात बोलेंगे आप, अनित जी भी देखो, वो बुरा बोले अच्छा बोले आदमी, उस टाइम पे उनका वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उनके सत्ता में रखा था। चलो भाई तुम पहाड़ में 2017 का बाद में तुम, विमल जी तो चला ही गया भाई, तुम चलाओ पहाड़। जब सरकार ने देखा जो शायद उनको नापसंद हुआ, तो वहाँ के उनको हटा के अभी खुद एडमिनिस्ट्रेटर रख दिया। चलो एडमिनिस्ट्रेटर से पहाड़ में कुछ बन जाएगी, समय और टाइम वक्त बुझ कर ये चुनाव ऐलान कर देगा। ऐलान करने के बाद जो डेमोक्रेसी प्रोसेस में जीत के आएंगे, चलो उनकी मजा तुम लो। अभी फिर पहाड़ में नया पार्टी, आपने कहा ना बहुत पार्टी खोल दिया, दुकान खोल दिया, बहुत सारे दुकान खोल दिए। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा चीज है। पहले पहाड़ में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा में वॉइस राइज नहीं कर पाते थे आम जनता, अभी तो हर पार्टी का बोल रहा है, छोटा पार्टी भी बोल रहा है। मीनाक्षी बोल रहा है, बिल्कुल। टीएमसी तो उस पर चढ़ रहा है, देखो स्टेट तो उस पर चढ़ रहा है, सेंट्रल उस पर चढ़ रहा है। देखो भैया, जो इसमें चढ़े, लेकिन डेमोक्रेसी में मजा क्या है ना, जब अपने आवाज को अपना तरीका से निकालने पाओ, वो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मजा है।
लेकिन जब आप सत्ता का गलियार में रखे किसी को डेमोक्रेसी आवाज को आप ऐसा करके दबाओगे तब डेमोक्रेसी का डिस्क्रेडिट हो जाता है। लेकिन अभी जो डेमोक्रेसी पहाड़वासी ले रहा है वो लेने दो कितना दिन, लेकिन इतना कितना दिन चलेगा। अभी इसके बजाय लेकर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही को सोचना पड़ेगा। लेकिन ये लग रहा है स्टेट गवर्नमेंट तो ऑलरेडी बोल दिया, ममता बनर्जी जो बोलता है वो शायद दार्जिलिंग के लिए कर देते। ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग से आज तक ना एक एमएलए जीता ना एमपी जीता, लेकिन उन्हें तो अपना फर्ज तो निभा लेते हो। असेंबली में अब जो बिल आया था एसएसबी बीएसएफ के ऊपर, उस बिल में दार्जिलिंग का हर एक एमएलए सपोर्ट किया तो ममता दी की पार्टी हुई। तो दार्जिलिंग का एमएलए बोलने से 3 एमएलए हैं। काशियां का शर्मा साहब है, बीजेपी का एमएलए है। उन्हें भी आपको निश्चित रूप से आप कलकत्ता बीट करते हैं। हमको इस बारे में थोड़ा सा नॉलेज कम है क्यों आप हमारा कलकत्ता देखते हैं। जैसे मीनाक्षी जी दिल्ली का जैसे हर चीज को अच्छे से मालूम होगा क्यों हम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहते। मीनाक्षी जी तो आपको मालूम है। देखो शुभजीत आपने कहा वो हमको बारे मालूम नहीं, जो चीज मालूम नहीं वो चीज को बोलना नहीं चाहिए, जनता को विभ्रांत नहीं करना चाहिए। देखो रुदेन लेप्चा उन लोग को अलायंस पार्टी का एमएलए है। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का भी जो सत्ताधारी टीएमसी पार्टी है उनके अलायंस पार्टी है रुदेन लेप्चा का पार्टी। जो अभी जो गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा हुआ उस टाइम पे गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा नहीं हुआ था, वो जब एमएलए बना था वो था उस टाइम पे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विनय फैक्शन बोल के। विनय जी तो अभी कहाँ खो गया, राजनीतिक दूर से बहुत दूर है। उन्हें अपने रेजिग्नेशन देने के बाद में अनिल जी ने नया पार्टी खोल दिया। पहाड़ में अजय एडवर्ड और एक बिजनेस हडलर जो अजय एडवर्ड ग्रेनाइज का ऑनर है वो भी अपना हमरो पार्टी खोल दिया। तो मीनाक्षी दीदी देखो आप दिल्ली में जो देख रहे हैं ना, आपने आपका अनुभूति में हमको लगता है कि आपके पास काफी है। दार्जिलिंग में आपने घिशिंग साहब से टिल बिमल जी आज राजू जी को देखते रहा। आप बताओ इस जगह से आपको किसको लगा जो पहाड़ के लिए कुछ कर सकते हैं? राजू जी का पता नहीं, पार्टी लाइन अलग है। राजू जी को पार्टी जो बोले थे वही करना पड़ेगा। अभी तो राजू जी को दार्जिलिंग से हटा के उत्तर प्रदेश चुनाव में लगा दिया गया, मणिपुर में लगा दिया गया, इंचार्ज बना दिया गया वहाँ के। तो अगर एक बंदे को वहाँ बाहर इंचार्ज बना देते हैं तो वो कितना समय अपने देश के लिए और अपने जगह के क्षेत्र के लिए, देश के नहीं अपने क्षेत्र के लिए बोल सकते हैं। वो तो देश के लिए समय देते ही रहते हैं, अपने क्षेत्र के लिए कितना समय दे पाएंगे? ये आपने सवाल अच्छा किया, लेकिन कितना समय देखिए उनका काम क्या है। उनको जो मकसद से दार्जिलिंग का आदमी उनको वोट देके जिता के पार्लियामेंट के कलेर में भेजा, पार्लियामेंट में भेजा, वो साकार करने से तो हो गया। लेकिन राजू बिष्टो जी को भारतीय जनता पार्टी को गाइडलाइन से चल रहा है, वो अपना लाइन से चलने भी जाएगा ना, शायद नहीं कर पाएगा। ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, सबको भी मालूम है। दूसरा एक बात और है, देखिएगा कि पिछले कोविड के कारण पिछले 2 साल से एमपीलैट फंड बंद था, लेकिन सरकार ने अभी पिछले महीने ही एमपीलैट फंड खोल दिया है। अब देखना है कि राजू बिस्ता जी अपने एमपीलैट फंड से दार्जिलिंग के लिए कितना काम कर पाते हैं। मोदी फंडिंग तो कम कर दिया, 1 करोड़ कर दिया। जो भी हो कुछ तो किया है ना, करना होगा, करने का इच्छा होगा तो कुछ तो कर सकते हैं। अब देखिएगा कितना वो कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे फंड की बात नहीं आ रहा मीनाक्षी दी, क्यों बताओ? यहाँ पे बात आ रहा है जो दार्जिलिंग के आदमी उनको फंड के लिए वोट नहीं दिया, डेवलपमेंट के लिए वोट नहीं दिया। डेवलपमेंट के लिए ही तो चाहिए काम। ना नहीं काम उनका वोट दिया था दार्जिलिंग के आदमी ने, जो उनके जो लक्ष्य है सेपरेटिस्ट स्टेट, आइदर यूनियन टेरिटरी। सेपरेटिस्ट स्टेट ही बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी कोई नहीं बोलते हैं, स्टेटहुड ही बोलते हैं। स्टेटहुड डिमांड है उन लोग को, स्टेटहुड डिमांड के लिए इन लोग ये काम किया था मीनाक्षी। तो आप बताओ जो स्टेटहुड के काम पे राजू जी कितना कामयाब रहेंगे, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि सरकार, केंद्र सरकार भी इस तरह से स्टेटहुड अभी देंगे। आपको नहीं लगता है? मतलब आप तो देखो नहीं देंगे, आप तो हर वक्त यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे देखते हैं, आप हर वक्त को आपका नजरिया से आपको ये लगा। मुझे ये लगता है मीनाक्षी दी, स्टेटहुड डिमांड जो है ना, ये डिमांड को बीजेपी गवर्नमेंट इस वक्त नया स्टेट का लेकर कुछ भी नहीं सोच रहा है। शायद मेरे जो लग रहा है, जो बिल्कुल अभी नहीं कुछ सोच रहा है। मैं इस बार जो सेशन में जो भी सोचा, अगला सेशन में भी देखा, लास्ट सेशन में भी देखा, मानसून सेशन में भी देखा, मुझे नहीं लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस वक्त नया कोई स्टेटहुड के विषय लेकर गंभीर है। मेरे ख्याल से गंभीर नहीं है। लेकिन जो भी हो, गवर्नमेंट को तो चलाना है। लेकिन दार्जिलिंग को जो इन लोग ने चुनाव भी वादा किया था, वो वादा का क्या होगा
ये चीज बहुत लाख रुपया का क्वेश्चन आ गया। तो शुभजीत देखो, लास्ट सवाल मेरा। बोलो। आप बता रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट सोच नहीं रहा था, सोच ही नहीं, अभी सोच ही नहीं रहा। सोच नहीं रहा था क्योंकि आवाज नहीं आ रहा है। और आवाज उठाने के लिए, सेपरेट का आवाज उठाने के लिए कई बार तो घिसिंग जी थे, कई बार बिमल जी थे, जो उन्होंने सबसे ज्यादा आवाज उठाया पहाड़ से। आपको क्या लगता है, दोनों से ही मेरे एक ही सवाल है, दीदी आप पहले बोलिए, जो आपको क्या लगता है अभी पहाड़ का नेता कौन है जो आवाज उठाने के लिए सही है? और आप भी बताइए, एक ही कमी है लीडर का। वही तो कमी है, जो कि आज 15 लोग आपको गोरखालैंड की आवाज बोलने के लिए आए हैं, तो 15 लोग इकट्ठा होगा तो कौन सुनने आएगा उनकी बातें? और इशू तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। आप बोल रहे वैक्यूम क्रिएट हो गया। हाँ। और नेता नहीं है, जो भी आता है सत्य के गले में किस दिन रहता है और कुछ दिन बाद वैनिश हो जाता है। विनय तामांग सबसे बड़ा अब तो एक नहीं, वैनिश नहीं है, पॉलिटिकली उन्हें शायद कुछ विश्राम ले रहा है, उन्हें रेस्ट ले रहा है, वो अलग बात है। देखो बिमल जी, उनका कुछ वैक्यूम कैसे क्रिएट होगा दादा? देखिए वैक्यूम को रिफिल कराने का रास्ता भी है उनके लिए। आगे का दिन में पहाड़ का जो राजनीतिक दल है हम लोग तैयार करेंगे। ये हम लोग का तैयार करने का, हम लोग प्रोवोक करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। पहाड़ का मेरा कहना है, पहाड़ का ट्रेंड है, जो नेता एक बार गिर जाता है, एक बार मेन स्ट्रीम से चला जाता है, उसको बहुत लगता है रिटर्न करने। दोबारा नहीं आता। देखो ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। क्यों बोलो? देखो 2021 के चुनाव देखो, विधानसभा चुनाव, बीजेपी को पहाड़ में एक्चुअली उनका कोई पॉलिटिकल बेस नहीं है। किसको बेस से वो जीत के आया? पब्लिक बेस, जेएलएफ पे बेस से। जेएलएफ 2007 में से जो डाउनफॉल हो गया था, वो 2021 में आके दिखा दिया कि हम लोग का पास बेस है, हमारा वजह से बीजेपी जीत गया। ऐसा ना बोलना। जो क्या है जेएलएफ का नेता, प्रॉपर नेता कौन है? जेएलएफ से क्या आप आवाज उठ सकते हैं? जेएलएफ जिस तरह का देखो, अभी मोहन घिसिंग जो है ना, देखो मोहन घिसिंग है जेएलएफ के नेता, उनके साथ अलायंस राजू बिष्टी का। मोहन घिसिंग का काम राजू बिष्टी को कैसे मनाना, बीजेपी को कैसे मनाना, इनके ऊपर में कैसे दबाव देना, वो मोहन घिसिंग का काम है। वो हमारा पत्रकार, आपका पत्रकारिता, हमारा चैनल का काम नहीं जो उनको हम प्रोवोक करेंगे। वो अपना तरीका से अपना अलायंस को दबाव देंगे। और अपोजिशन जो है, जैसे बिमल जी हो गया, बिमल जी का शायद अभी कुछ मजबूरी है, जो गोरखालैंड की आवाज नहीं उठा पा रहा है। क्यों? अभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ उनकी मजबूरी है। और अनित जी पहले से ही बोला, गोरखालैंड उनकी नहीं, हर पहाड़वासी का मांग है। अनित जी कभी ऐसे नहीं बोला जो गोरखालैंड वो नहीं मांगेंगे। अनित जी बोला गोरखालैंड हर बच्चा से बूढ़ा तक मांग है। अनित जी बोला पहला विकास, डेवलपमेंट जब होगा, आदमी शिक्षित बनेंगे, हमारा आईपीएस आईएएस ब्यूरोक्रेट्स लेवल में हमारा गोरखे के जायदाद बढ़ते रहेंगे, नेपाली भाषा के जायदाद बढ़ते रहेंगे, तब जाके हमारा एक लॉबी क्रिएट होगा। तब उस वक्त जाके हम लोग एक ऐसा आंदोलन कर पाएंगे जिसकी कोई हथियार का जरूरत नहीं, स्ट्रीट में जाके स्लोगन उठाने का जरूरत नहीं। समझो दीदी। लेकिन सबसे पहला क्या है ना, दीदी ने कहा जो एजुकेशन सेगमेंट में पहला दार्जिलिंग में जानते थे, फॉरेन कंट्री से, यूरोप कंट्री से, एशिया से, हर कंट्री से दार्जिलिंग में जूनियर लेवल एजुकेशन के लिए आ जाते थे। आज दार्जिलिंग में एजुकेशन कहाँ गिर गया? इसके लिए तो कहीं ना कहीं विमल गुरुंग दायी है। क्योंकि विमल गुरुंग का टाइम से आंदोलन 2007 से शुरू हुआ था, तब फॉरेन स्टूडेंट लोग सब भागने लगा। 2017 में आके तमाशा देखा है। लेकिन भाई तुम आंदोलन करो, तुम आंदोलन करते भागते चला गया, भागते नहीं हो, तुम्हारा मजबूरी था। लेकिन तुम फिर तो जब लौटा, तब क्या लेके लौटा? पहाड़ के लेके। तुम तो वही गवर्नमेंट के साथ गुस्सा करके चला गया था, वही गवर्नमेंट के साथ ही मिला के आना पड़ा तुमको। आखिर तुम जब आंदोलन ही, आपको आंदोलन ही नहीं करना था तो क्यों मिलना था उनके साथ? मिलना नहीं था तो आंदोलन क्यों किया? मिलनी भी था तो आंदोलन क्यों किया आपने? आंदोलन नहीं करना चाहिए था कि उस वक्त जो बर्बाद हो गया। तो अभी वो जीटीए के चुनाव के लिए गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बोल रहा है, विमल जी भी शायद मान रहा है, शायद अनित थापा जी भी मान रहा है, वो हमरो पार्टी नया जो खोला वो भी मानेंगे, दूसरा पार्टी भी मान लेंगे, टीएमसी तो करेंगे, बीजेपी ना माने, जेएलएफ ना माने, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन उस 2017 में ऑडिट करा के चुनाव करा देने से, भाई तुम्हारा आंदोलन का जो एक गतिशील आंदोलन है, ब्लडशेड का आंदोलन नहीं है, झगड़ा का आंदोलन नहीं है। तुम अपना प्रतिवाद तो अपना जगह से कर सकते था दीदी, बिल्कुल कर सकते हैं। तुम हैंगर स्ट्राइक जंतर मंतर में बैठे तो तुम दिल्ली अगर सरकार को दबाव दो, कैसे दबाव दो? पार्लियामेंट के सामने आ जाओ, तुम वहां पे लड़ाई झगड़ा करके क्या मिलेगा? दूसरी बात जो है कि किसी ने ये भी नहीं सोचा कि दार्जिलिंग इतना खूबसूरत जगह है जहाँ टूरिज्म को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए।
सरकार जो करे करे, बाकी वहाँ के लोगों को भी तो ये इस काम को लेके आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो दार्जिलिंग की बात आगे ला सके। अगर खुद अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे तो अपना बात कैसे वो दिल्ली तक पहुंचाएंगे। देखिए वो आपका कहना आज सही की है। तरह आज की तरह ऐसा ही होगा कि 15 आदमी ही होगा गोरखालैंड के लिए। नहीं, ऐसा नहीं, काल किसी ने नहीं देखा, काल क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन आज का जो सिचुएशन हम लोग देखा, ये देखिए आंदोलन चलते रहे, जो भी हो, केंद्र सरकार के ऊपर में दबाव देने के लिए, स्टेट पे कोई नुकसान ना होके तुम दिल्ली में आके आंदोलन करो ना, स्टेट के ऊपर में दबाव तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों आप जिस जगह से आंदोलन करेंगे उस जगह में हैम्पर कहाँ होगा, सबसे पहले एजुकेशन सेगमेंट में, सेकंड आप टूरिज्म के से रेवेन्यू आते हैं, वहाँ के आम आदमी सब टूरिज्म से रिलेटेड है, चाय टी इंडस्ट्रीज में अफेक्टेड होंगे। उसके बाद आएंगे आपका डिफरेंट जगह पे सेगमेंट में, आपको जो दिन आने दिन खाए उनके लिए, हैंड टू माउथ पीपुल के लिए क्या है। दार्जिलिंग में ये नहीं है, दार्जिलिंग के आदमी बैठते हैं, यहाँ पे बाहर का आदमी रोटी रोजी करके खाते हैं। ये सब चीज ध्यान में रखते हैं। देखो जैसे टिपरालैंड, देखो टिपरालैंड का आंदोलन चल रहा है, लेकिन उन लोग अपना जगह पे बंद नहीं कर रहा है, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है, उन लोग आगे दिल्ली में कर रहा है। शायद गोरखालैंड का आंदोलन का पॉलिसी कहीं ना कहीं पहले से ही गलत था। उन लोग आंदोलन का मूवमेंट दार्जिलिंग में नहीं, शायद उस आंदोलन का मूवमेंट दिल्ली में लेकर आना चाहिए था। तब शायद बंगाल सेगमेंट में जितने बंगाली कम्युनिटीज पीपुल भी उनको बोलते थे ना भाई इन लोग तो हमारा जगह में नहीं कर रहा है, उनका मांग सही है, चलो हम भी सिंपैथी से इन लोग को कुछ ना कुछ देखें। और ममता बनर्जी बहुत सॉफ्ट कर्नल लेडी है, हम उनको देखा, जो उन्हें शायद सेपरेट स्टेट देने पाएंगे वो तो पहले ही ऐलान कर दिया। ऐलान उनका स्पष्ट है, जहाँ उनका बात क्लियर बोल दिया कि हम ये चीज नहीं दे पाएंगे, ये चीज छोड़ के हमारे पास बोलो क्या सॉल्यूशन है, हम करेंगे, कोशिश करेंगे। बिल्कुल वो करेंगे। हाँ, ममता बनर्जी एक काम कर सकता है, क्या काम कर सकता है, स्टेट विद इन स्टेट, जो हम लोग आसाम से मेघालय को होने देखा 70 का दशक में, जब बाद में मेघालय फुल फ्लेजेडली स्टेट बन गया, तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का पॉलिसी है, गवर्नमेंट क्या पीपीएस देंगे, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के हाथ में वही एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के हाथ में न्यू प्रपोजल सेंडिंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले बंगाल असेंबली में कुछ नया पास करा के वो दिल्ली में भेजे, जाके कुछ बने। अदरवाइज मैं गोरखालैंड के आंदोलन का जो फ्यूचर देख रहा हूं उतना अच्छा ही नहीं देख रहा हूं, क्यों आंदोलन कहीं ना कहीं छुप गया ऐसा लग रहा है। लेकिन दिल में सबका वो आवाज है, वो आवाज कभी नहीं बंद होगा, लेकिन मजबूरी और समय की परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं वो दीदी लग रहा है वो कहीं ना कहीं डूब गया। शुभजीत, हमारा मन जैसे लग रहा है ना, ये बात यहाँ तक हल करना चाहिए। बहुत दूर चला गया दर्शकबिंद। गोरखालैंड का अब जो सिचुएशन है, ये आंदोलन बहुत दूर जाएगा या समसन का शांति है, ये तो समय बताएगा। क्या चल रहा है पहाड़ के मन में, ये पहाड़ बासी बता सकता है। मिलन जी हमारे साथ था और मीनाक्षी दी, दोनों ही दिल्ली में रहते हैं, बहुत दिन से दिल्ली का बीट कर रहे हैं दोनों, और दोनों से बहुत सारा बातें हुई हम लोगों को। और अगले कुछ दिन में जब तक ये पार्लियामेंट सेशन चलते रहेगा, हमारे बात ऐसे ही होते रहेंगे। तो आज इतना ही।